नमस्कार। इस हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में हम सिलिगुड़ी कॉरिडोर के आसपास हो रहे रीसेंट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को डीकोड करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के नज़रिए से देखें तो ये एक बेहद अहम विश्लेषण है, जहां हम स्ट्रिक्टली फैक्ट्स और डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पर ग्राउंड लेवल पर क्या बदल रहा है। आज का हमारा आउटलाइन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम इस ज्योग्राफी की वल्नरेबिलिटीज, हाल ही के प्रशासनिक बदलाव, टैक्टिकल मिलिट्री अपग्रेड्स और भू राजनीतिक खतरों को मेथोडिकली अनपैक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्पेसिफिक ज्योग्राफी की संरचना और इसके स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। जिसे आम बोलचाल में हम चिकन्स नेक कहते हैं, वो दरअसल एक अकेली बेहद वाइटल नैरो लैंड ब्रिज है। ये मेनलैंड इंडिया को सीधे हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से जोड़ती है। करीब 5 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेड हो या सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, ये इकलौती लाइफलाइन है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में स्टैगरिंगली छोटा है। अपने सबसे नैरोएस्ट पॉइंट्स पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। सोचिए, एक तरफ पूरा मेनलैंड, दूसरी तरफ पूरा नॉर्थ ईस्ट, और दोनों को जोड़ने वाला सिर्फ 20 किलोमीटर का एक पतला सा रास्ता। अगर हम इस मैप को विजुअली एंकर करें तो समझ आएगा कि ये टाइट चोक पॉइंट आखिर 4 अलग-अलग इंटरनेशनल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। नॉर्थ में नेपाल और भूटान, साउथ में बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट में चाइना की चुंबी वैली। ये प्रॉक्सिमिटी ही इस कॉरिडोर को किसी भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पर हाइपर सेंसिटिव बना देती है। आइए देखते हैं कि इस सेंसिटिविटी के चलते रीजनल गवर्नेंस और पॉलिसी में क्या रीसेंट शिफ्ट्स आए हैं। गवर्नेंस मैकेनिक्स को अगर हम स्ट्रिक्टली न्यूट्रली ऑब्जर्व करें तो एक क्लियर ड्रास्टिक शिफ्ट नजर आती है। पिछली टीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लैंड हैंडओवर्स और प्रोजेक्ट्स लगभग 1 साल तक रुके हुए थे, जहां सेंटर और स्टेट के बीच फ्रिक्शन देखा गया। लेकिन हाल ही में आई नई बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही रैपिड लैंड ट्रांसफर्स और इमीडिएट क्लियरेंस प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं, जिससे सेंट्रल एजेंसीज अब बिना किसी हर्डल के तुरंत टेक ओवर कर सकती हैं। यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है इनकी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये 45 दिन की टाइमलाइन दरअसल एक बेहद एग्रेसिव पुश का सिग्नल है। मकसद बिल्कुल क्लियर है, वल्नरेबल गैप्स को फटाफट सील करना, बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट करना और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के रिस्क को कंप्लीटली मिटिगेट करना। ये नंबर दरअसल उन 600 एकर्स लैंड को रिप्रेजेंट करता है जिसे 11 मई की कैबिनेट मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को ट्रांसफर करने के लिए ऑथोराइज किया गया। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें से इनिशियल 120 एकड़ जमीन का हैंडओवर प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस के बाद अब हम सीधे उन टैक्टिकल मिलिट्री अपग्रेड्स पर चलते हैं जो एक्चुअल ग्राउंड पर हो रहे हैं। ये ब्रेकडाउन दिखाता है कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से आखिर कौन से 7 क्रिटिकल हाईवे स्ट्रेचेस सेंट्रल अथॉरिटीज को हैंडओवर हुए हैं। नोटिस कीजिए, एनएचएआई अब उन रूट्स को देख रहा है जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तक एक वाइटल स्पाइन का काम करते हैं, जबकि एनएचआईडीसीएल सिक्किम, चाइना बॉर्डर और भूटान के डायरेक्ट गेटवेज को मैनेज कर रहा है। और एनएचआईडीसीएल को ये टास्क मिलना बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स हिमालयन टोपोग्राफी और डिफिकल्ट टेरेन्स में स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। एक ऑर्डिनरी रोड एजेंसी यहाँ रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि एक भी रोड कोलैप्स सेना की मोबिलिटी को पूरी तरह पैरालाइज कर सकता है। इन वाइटल आर्टरीज को वाइडन करने और अपग्रेड करने से प्रैक्टिकली ये इंश्योर हो जाएगा कि मिलिट्री कॉन्वॉयज को रैपिड और ऑल वेदर एक्सेस मिले। ये रोड्स न सिर्फ सेना के मूवमेंट का इकलौता रास्ता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लिए फ्यूल, फूड और मेडिसिन की लॉजिस्टिकल बैकबोन भी हैं। इन्हें हर हाल में ऑपरेशनल रखना हमारी डिफेंस रेडीनेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो आखिर इन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स को इतनी तेजी से पुश क्यों किया जा रहा है? आइए जियोपॉलिटिक्स और थ्रेट मैट्रिक्स पर गौर करते हैं। ये वेरिएबल्स इस थ्रेट मैट्रिक्स को ब्रिलियंटली समझाते हैं। 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ में चाइना ने उस ट्राई जंक्शन पर रोड बनाने की कोशिश की, जहां से वो चुंबी वाली के एलिवेटेड पोजीशंस के जरिए इस कॉरिडोर पर डायरेक्ट नजर रख सकता है। दूसरी तरफ साउथ में बांग्लादेश के अंदर चाइनीज फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ता इन्फ्लुएंस एक बिल्कुल नया शिफ्टिंग डायनामिक है, और ये सब इस नैरो कॉरिडोर के लिए डायरेक्टली बहुत बड़ा रिस्क है।
मिलिट्री प्लानर्स फ्रैंकली इस इलाका को इंडिया का सबसे वल्नरेबल स्ट्रेटेजिक पॉइंट मानते हैं। अगर किसी वजह से ये लैंड रूट कट जाता है तो हमारी मिलिट्री रीएनफोर्समेंट्स पूरी तरह से हवाई यातायात यानी एयर ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हो जाएंगी, और ऐसी कंस्ट्रेंट मोबिलिटी से न सिर्फ डिफेंस रिस्पॉन्स क्रिपल होगा बल्कि लाखों लोग फिजिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इन इमीडिएट थ्रेट्स को हैंडल करने के अलावा आइए इस रीजन के फ्यूचर डिफेंस और ग्रैंड स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करते हैं। इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की इस मैपिंग से एक बहुत ही रोबस्ट फ्यूचर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी निकलकर सामने आती है। यहाँ सरफेस पर हाईवे और 6 ट्रैक रेल एक्सपेंशंस तो हो ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ आसाम में ब्रह्मपुत्र के नीचे ट्विन ट्यूब अंडर वाटर टनल बनने वाला है और फाइटर जेट्स के लिए इमरजेंसी हाईवे एयर स्ट्रिप्स प्लान हो रही हैं। हर एक्सट्रीम सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन ऑन पॉइंट है। इसमें ये अंडरग्राउंड रेलवे एक पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है। 3 माइल हाट से रंगापानी तक 40 किलोमीटर लंबा और जमीन से लगभग 20 से 24 मीटर डीप बनने वाला ये सब सर्फेस इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकली शील्ड करेगा क्रिटिकल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को। चाहे एरियल स्ट्राइक्स हों, ड्रोन वॉरफेयर हो या आर्टिलरी, हमारा सप्लाई चेन इंटैक्ट रहेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये पूरा एफर्ट सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। ये हार्डन्ड कनेक्टिविटी दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की फाउंडेशन को कंप्लीटली सिक्योर करती है। इससे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमलेस ट्रेड तो बढ़ेगा ही, बल्कि लॉन्ग टर्म में म्यांमार और थाईलैंड होते हुए बाकी एशियान देशों तक एक रिजिलियंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्रिएट हो पाएगा। तो इस विश्लेषण के एंड में सबसे क्रिटिकल सवाल यही उठता है, जिस स्केल पर इन कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ये नया फोर्टिफाइड कॉरिडोर बन रहा है, क्या ये ईस्टर्न फ्रंटियर को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे लॉन्ग टर्म एक्ट ईस्ट एम्बिशंस को सस्टेन करने के लिए काफ़ी होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर एज पॉलिसी एनालिस्ट हम सबको आगे भी ध्यान केंद्रित रखना होगा। इस ब्रीफिंग में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही एनालिटिकल इंसाइट्स के लिए बने रहिए